हेलो एवरीवन। नॉर्डी स्लेट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के अनदर वीडियो पर मैं आप लोग सभी को स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं करूंगी पॉलिटिकल साइंस 2012 पेपर 3 की एनालिसिस। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन है और ये 2012 पॉलिटिकल साइंस पेपर के पेपर 3 है। पेपर 2 मैंने प्रीवियसली किया हुआ है। ये पेपर 3 है। 150 क्वेश्चन टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द सिविल लिबर्टी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ये बुक है सिविल लिबर्टी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ये बुक किसने लिखा हुआ था? नीचे दिए हुए ऑप्शन से जॉन हॉपकिंस या फिर चार्ल्स हाइनेमैन, ग्राहम वालस या फिर फ्रांसिस लेबर्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्राहम वालस वाज नोन फॉर एम्पिरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। देन सेकेंड भी नहीं हो सकता है चार्ल्स हाइनेमैन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया ही हुआ है फ्रांसिस लेबर्ट, यही ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड। Vote on account is passed after the voting of demands before the general discussion after the general discussion। करेक्ट ऑप्शन सी ही है। यहाँ पे मैंने करेक्ट मार्क करके ही रखा हुआ है। तो वोट ऑन अकाउंट का मीनिंग क्या है देखते हैं। वोट ऑन अकाउंट इज ए प्रोविजन अंडर आर्टिकल 116। 116 पर दिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के। and that empowers the government to withdraw funds from the consolidated fund। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी आफ्टर द जनरल इलेक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैंने भी मार्क करके ही रखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जेन-जैक रूसो's concept of general will abhors which one of the following। ओके, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो उसने कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये जेन-जैक रूसो के जैसे कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रोपाउंडर है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, दीजरे सोवरेनिटी को भी उसने सपोर्ट नहीं किया हुआ है। पॉपुलर सोवरेनिटी और इसको जाना जाता है, इसने बोला है मैन इज ए नोबल सेवेज, रूसो ने बोला हुआ है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Under which amendment of the Constitution of India was an attempt made to clip the powers of the judiciary? ऑप्शन दिया हुआ है 42nd, 44th, 46th, 48। तो यहाँ पे क्लिप का मीनिंग है कि जुडिशियरी के पावर को रोड करना, टू लिमिट जुडिशियरीज एबिलिटी टू डू और से सम थिंग्स। ओके, और ये सब किया हुआ था जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था। तभी किया हुआ था। और उसने एक कॉन्सेप्ट लाई थी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो उसने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लाई थी एंड जुडिशियरी के पावर को लिमिट करने की बात की थी। तो उसने ये क्या था अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42nd, जो कि 1976 में आई थी। Moving to the next question, question number 5. Who among the following has a right to speak and otherwise take part in proceedings of either House of Parliament and to be a member of any parliamentary committee in India but is not entitled to vote? देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नॉट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन बी दिया हुआ है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन सी दिया हुआ है द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन डी दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। यस, नो रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कैन बी रिमूव्ड इन द राज्यसभा अनलेस इट इज प्रेसिडेड बाय 7 days नोटिस, 14 days नोटिस, 1 month नोटिस, 3 months नोटिस। तो हम लोग जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के टाइम में या फिर प्रेसिडेंट के रिमूवल के टाइम में क्या होता है कि प्रायर नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 14 days प्रायर नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। Moving to the next question, question number 7. The Constitution of India contains a comprehensive list of directive principles of state policies. These are drawn on the lines of।
ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के ऊपर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो पार्ट्स है, फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, जुडिशियरी का सिस्टम हो, ये सब कहाँ से लिया गया हुआ है। ये 2012 के जो पेपर 2 थे उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन था सोर्सेस के ऊपर। और ये तो डायरेक्टली पूछा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लिया हुआ था। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। Panchayat elections are held at the expiry of every 5 years. Last elections were held in Assam on. Okay. तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है 2012 के, और इसके हिसाब से आंसर की के हिसाब के इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। लेकिन लेकिन लास्ट पंचायत अभी के हिसाब से, अभी 2024 के हिसाब से अगर देखें तो लास्ट पंचायत इलेक्शन वाज हेल्ड इन 2018 इन आसाम एंड इट वाज इन टू फेसेस ऑन 5th एंड 9 दिसंबर। ठीक है, एंड इस बार 2024 का इलेक्शन लगभग होने वाला है नवंबर के टाइम में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीच, रीच के ऊपर क्वेश्चन है, इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, रीच हम लोग सब जानते हैं, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, एंड अंडर आर्टिकल 226 दिया हुआ है हाई कोर्ट्स को। ठीक है, तो इसका नॉट का क्वेश्चन पूछा गया है, एंड रीच हम लोग का 5 रीच है। देखते हैं, इंजंक्शन, प्रोहिबिशन, मैंडामस एंड कोआरेंटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंजंक्शन, जो कि नहीं है एग्रीड। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट द टर्म मिसफिशंस मीन्ड अंडर जुडिशियल कंट्रोल। ओके, मिसफिशंस के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एरर ऑफ लॉ, एरर इन फैक्ट फाइंडिंग, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एरर ऑफ लॉ। मिसफिशंस अंडर जुडिशियल कंट्रोल, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, एरर ऑफ लॉ। Moving to the question number 11, New Kashmir Manifesto of National Conference in Kashmir subsumes. देखते हैं ऑप्शन, द पीजेंट चार्टर ओनली, द वर्कर चार्टर ओनली, द वुमेन चार्टर ओनली, ऑल ऑफ देम। तो ये सब कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन है। ये भी पंचायत इलेक्शंस कौन सी ईयर में लास्ट हुई थी, ये सब भी थोड़ा न्यू टाइप के क्वेश्चन है, पूछे गए थे 2012 में। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबोव। ओके, moving to the next question, question number 12. The concept of legitimacy has been discussed by Robert Dahl in his book. तो रॉबर्ट डल ने कौन सी उसके बुक में लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, देख लेते हैं ऑप्शन। पावर एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड गुड गवर्नेंस, अथॉरिटी इन ए गुड सोसाइटी, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथॉरिटी इन ए गुड सोसाइटी। बट यहाँ बुक का फुल नेम नहीं दिया हुआ है, जो कि होगा आफ्टर द रिवॉल्यूशन। ये आफ्टर द रिवॉल्यूशन देन अथॉरिटी इन ए गुड सोसाइटी, याद रखिएगा, आफ्टर द रिवॉल्यूशन अथॉरिटी इन ए गुड सोसाइटी, एंड बुक पब्लिश हुई थी 1970 में। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Whose behavioral approach to the study of comparative politics today, देखते हैं, shifted the importance from the tools of investigation to the pressing effects of the society only, emphasized the relationship between fact and value, rejected the conservatism of behavioral approach। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी करेक्ट है पोस्ट बिहेवियरल के हिसाब से। Moving to the next question, question number 14. Which one of the following is not true regarding consensus-based democracy embedded in Swiss constitution introduced in 2000? Okay, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट contains constitutional mechanism emphasizing ensuring the highest majority possible in legislative process. It offers fair chance of safeguarding, not assimilation of minority interest. It fosters division between the majority and the minority in the polity. Okay, it extols the legitimizes
इट एक्सटोल्स एंड लेजिटिमाइजेस द पॉलिसी थ्रू कॉन्सेंसस बिल्डिंग। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इट फोस्टर्स डिवीजन बिटवीन द मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी इन द पॉलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन है। पॉलिटिकल कल्चर connotes commonly shared goals, commonly accepted rules, commonly shared emotional attitude और all of the above। हम लोग सब जानते हैं पॉलिटिकल कल्चर क्या डिफाइन करती है, क्या मीन करता है। कॉमनली शेयर्ड गोल्स, कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स, कॉमनली शेयर्ड इमोशनल एटीट्यूड। यस, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु अमोंग, यहाँ पे दा होना चाहिए था। हु अमोंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एक्रोनिम गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का आइडिया किसने दिया था? इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है ये। जेडी मोनी, एसी रेले, एफएम मार्क्स और हेनरी फेयल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी फेयल। ओके, moving to the next question, question number 17. Under the Constitution of India, dispute regarding the election of President of India is referred to. Okay, election of President of India में अगर election procedure of President में अगर कुछ dispute आ जाता है तो उसको कहाँ पे रेफर किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट या फिर अटॉर्नी जनरल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court will be the correct option for the question number 17 B. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन इंडिया audit and evidences are completed by the parliament with the aid and assistance of its public estimates committee and the controller and auditor general, public undertaking committee and the controller and auditor general, public accounts committee and the CAG, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैग। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड द कैग। देखते हैं क्या देखते हैं? ऑडिट एंड एविडेंसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड कैग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। What is the sequence, correct sequence of the enactment of the budget in India? Okay, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आते हैं नेट एंड स्लेट के, तो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल तो फर्स्ट में नहीं आएगा, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो ही नहीं सकता। ये तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता है 19 का। देखते हैं बाकी ऑप्शन को। जनरल डिस्कशन, यस ये हो सकता है जनरल डिस्कशन। देन अप्रोप्रिएशन बिल, नहीं अप्रोप्रिएशन बिल सेकंड में नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा 19 का। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। जनरल डिस्कशन यस, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यस, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल यस, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट सीक्वेंस है। जनरल डिस्कशन, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, ये बजट एनेक्टमेंट ऑफ इंडिया के करेक्ट सीक्वेंस है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। इन इंडिया एन इलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ओके, द प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द सुप्रीम कोर्ट या फिर लॉ मिनिस्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन अगर नहीं मिले तो इलेक्शन कमिश्नर को, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। In the framework of study for state politics in India, which of the following ingredients need to be properly considered? Okay. स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन है। अगर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के ऊपर स्टडी करते हैं तो कौन सी इंग्रेडिएंट्स को कंसिडर करना होगा? क्लास एनालिसिस ओनली, ethnic consciousness only, gender discrimination and inequality only, all of the above? Yes, all of the above will be the correct option. Moving to the question number 21, देखते हैं। Who among the following is the founder of बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी? बी आर अंबेडकर, कांशीराम, मायावती या फिर शरद पवार। ऑप्शन हो जाएगा बी कांशीराम
और ये पार्टी आई थी 14 अप्रैल 1984 को। बहुजन समाज पार्टी पार्टी आई थी 14 अप्रैल 1984। ईयर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन, इन इंडिया इंडियन पार्लियामेंट लोकपाल बिल फेल थ्रू ड्यू टू। ओके, लोकपाल बिल क्यों फेल हुई थी? alleged mechanisms, machinations of some political parties, intrusion into state rights by provisions of Lokpal Bill, lack of unanimity upon PMO and CBI's inclusion under Lokpal, and all of the above. सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, जिसके लिए लोकपाल बिल फेल हो गई थी। ओके, moving to the next question. To question number 24, genesis of autonomy movements in northeast can be traced to। ऑटोनॉमी मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, देख लेते हैं। रिलेटिव डिप्राइवेशन, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर आइडियोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन टू मेन स्ट्रीम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये ऑटोनॉमी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट पर अभी भी चल रहा है। से फॉर एग्जांपल बोडोस को ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए, इसलिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म किया गया था 2003 में अंडर 6 शेड्यूल। ओके, तो इसका भी 24 का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डिप्राइवेशन, जिसके लिए ऑटोनॉमी मूवमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, डिसेंट्रलाइजेशन, आइडियोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन टू मेन स्ट्रीम, और ऑल ऑफ दी अबव। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील इज नॉट करेक्ट, पूछा गया है। पंचशील कौन सी ईयर में आई थी? 1954 में आई थी, इंडिया एंड चाइना के बीच। देख लेते हैं ऑप्शन। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये तो करेक्ट ही हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रेशन, म्यूचुअल एग्रेशन ये करेक्ट नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, ये भी करेक्ट है। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये भी करेक्ट है। तो यही तक था आज के वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पर मैं 25 से लेके 50 तक क्वेश्चंस एनालिसिस करूंगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।